मैं हूं हैदर वही और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। एक और हफ्ता और एक और पीडीएम के साथ जुड़ते जुड़ते हुकूमत का पलड़ा भारी होना, ऑटोमेटिकली भारी होना, क्योंकि पीडीएम का इतना कमजोर नजर आना। ऑपोजिशन जो कि एक जमाने में पता नहीं क्या करने जा रही थी, इस्लामाबाद पे धावा बोलने जा रही थी, उसका अब ये हाल है कि पीडीएम की जब मीटिंग होती है तो सर फहरिस्त ये गुफ्तगू हो रही होती है कि हम साथ जुड़ के रहें तो कैसे रहें और हम में से कोई मुखबिर हैं। और कहीं थी बात के लाखों लोगों का मजमा इस्लामाबाद आ रहा है। अब ऑपोजिशन आपस में बैठने को शायद तैयार नहीं है। इसके ऊपर नाक़िद जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी भी हैं कि अगर आप हमारी सुन लेते और तरीक़े अदम एतमाद चलाते तो आज आप इलेक्शन ट्रिगर कर चुके होते, लेकिन आप ये इस्तीफ़ों के पीछे पड़े हुए थे। उसके अलावा दीगर ये सवालात हैं जो हम आज भी उठाएंगे और उसका हम पहले से आपको जवाब भी दे सकते हैं वैसे कि पीएमएल नून में ये जो दो धड़े हैं इनका आपस में ये जो ताल्लुक है उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है पीएमएल नून को, या फिर पीएमएल नून के लिए बर्दाश्त से बाहर है अब वोट को इज्जत दिलाने की बातें करना, इसलिए अब वो कोशिश कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता गैस चेंज हो, या फिर अवाम का रिएक्शन जो है पीएमएल नून के साथ वो इसलिए नहीं है इसलिए कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुई भी है, बल्कि इसलिए कि वो फैसला नहीं कर पा रही कि वो हो क्या रही है। और कभी आप शहबाज साहब देखते हैं, कभी आप मरियम साहिबा देखते हैं, कभी कुछ बात होती है, कभी कुछ और होती है, कभी नवाज शरीफ साहब कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ नहीं कहते स्ट्रेटेजिकली। इसकी वजह से पीएमएल नून को क्या असर हो रहा है या नहीं। मैं जो कह रहा था इजाजत लेते हुए कि शायद हमें जवाब भी पहले से पता है, तो जवाब लगभग ये है पीएमएल नून की तरफ से कि देखिए बयानिया एक होता है, लोगों के नजरियात होते हैं, ये एक जवाब है पीएमएल नून का, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ये है कि देखें जी वो हम जो इख्तिलाफ राय जो है वो तो एक सियासी जमात के लिए तंदुरुस्त बात है, ये ऑप्शन बी है। और लेकिन ऑप्शन बी के साथ एक स्टार लगता है कि नहीं, लेकिन जो राय है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ही चलेगी। अब बहरहाल इस तरह के जवाब आते हैं। हमने आज वहीद साहब दावत दी है मोहम्मद जुबैर साहब को, साबिक गवर्नर से, हमारे बहुत फ्रीक्वेंट गेस्ट भी हैं, तो ये दो ऑप्शंस तो मैंने रख दिए हैं, तो ए अभी कह सकते हैं या फिर कोई तीसरा जवाब भी दे सकते हैं जो ए अभी जैसा ना हो। बहरहाल आप अगर इस इंट्रोडक्शन में कुछ इजाफा करना चाहें और फिर हम जुबैर साहब के पास चलते हैं। देखें, मेरे ख्याल से जो है ना बात दो बयानियों की भी नहीं है, दो धड़ों की बिल्कुल भी नहीं है। बात सिंपली है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे हैं, जो कि फैसला उनका है और उन्होंने करना है, और एक दफा उन्होंने कर लिया तो दीज थिंग्स विल बी वेरी फास्ट फॉरगॉटन। ये कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कौन आगे कौन पहले, ये सब चीज़ें मियां साहब इसको 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। और वो क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, पार्टी के व्यूज़ ले रहे हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से चीज़ें समझ रहे हैं, कुछ इकॉनमी के हवाले से चीज़ें होने का वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये यकीन है कि जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाहेंगे ये सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। दो नज़रियों की, बयानियों की, धड़ों की, ये सब बातें फजूल हैं। एक ही लीडर है पीएमएल नून का, वो है नवाज शरीफ साहब। जिस दिन उन्होंने फैसला किया ये सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नवाज शरीफ साहब का, और ये प्री सपोज करती है मेरी बात कि नवाज शरीफ साहब जो भी फैसला लेंगे वो इन कीपिंग विद ग्राउंड रियलिटीज़ भी लेंगे, अपने नज़रिए, अपने नैरेटिव और अपने मौक़िफ़ और स्टांस को सर फहरिस्त ज़रूर रखेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए लेंगे। वो ऐसे ही नहीं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के वो कायद हैं, अगर तो जाहिर है कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़, इलेक्टेबल्स की सियासत है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानिया है वो कहाँ तक कब तक जाएगा, शहबाज शरीफ साहब उसको किस तरह लीड कर सकेंगे, क्या उन्हें घर पे बिठा देना फिर बेहतर है, शेरवानी उनको घर पे भिजवा देते हैं, मरियम नवाज इलेक्शन चलाएं, जीत जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब उसी शेरवानी के साथ बाहर आ जाएं, जब तक वो इलेक्टेबल्स को देखें, इस्टेब्लिशमेंट को देखें। क्या अब ये आगे तौर तरीका होगा, मियाँ साहब बताएंगे। मेरा अपना ख्याल है, और अब जुबैर साहब से हम एक्चुअली पूछेंगे है क्या, मैं तो अपने एक राय दे सकता हूँ। मेरी अपनी राय जो है खुलासे में कुछ इस तरह से है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस दिन फैसला करेंगे ये सारी बातें ख़त्म हैं।
और अगर उनका फैसला ये होता है कि हम अपने नैरेटिव को ही लेके चलेंगे, लेकिन सिलेक्टर्स के नाम और इस तरह की चीज़ अभी नहीं लेंगे और देखेंगे कि किस तरह रिसीव की जाती है उनके इस जेस्चर को। शहबाज शरीफ साहब जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए शायद कि वो इलेक्टेबल्स और इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा देखें। मरियम नवाज को शायद टास्क दे दिया जाए कि वो अवाम में ज़्यादा जाएं, पब्लिक में ज़्यादा जाएं। और खाकान अब्बासी साहब और मोहम्मद ज़ुबैर और एहसन इकबाल जैसे जो लोग हैं वो फिर बाकी कंस्टिट्यूएंसीज और मोहल्लों को और बाकी चीज़ों को देखें। ये तरतीब अब नवाज शरीफ साहब ने देनी है। मेरे ख्याल से ये नवाज शरीफ साहब का इन एक्शन है जिसकी वजह से ये सारी स्पेकुलेशन है, एंड इट्स गोइंग टू एंड बिफोर इट एवर स्टार्टेड इफ दैट्स व्हाट ही वांट्स। जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आप क्या कहेंगे? एक तो जाहिर सी बात है, ये तज्जिया आप दोनों का अपनी अपनी जगह, और मोइज़ ने तो कह दिया कि जवाब तो है लेकिन हमारे से भी सुनना चाहेंगे। इसका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे से जवाब देने की कोशिश की है। देखें, इसमें ये कोई पॉलिटिक्स है, कोई साइंस तो है नहीं कि जी एक ही सही चीज़ होती है। इसमें राय मुख्तलिफ होती हैं, स्ट्रैटजीज़ मुख्तलिफ होती हैं, ओपिनियन मुख्तलिफ होता है। जिस तरह बिलावल की एग्ज़ाम्पल दी कि बिलावल या पीपल्स पार्टी चाहते थे कि पीडीएम को एक तरह से लेके आगे जाए, चाहे पीएमएलएन का व्यू पॉइंट डिफरेंट था, और ये मुख्तलिफ औकात में डिफरेंट हो भी सकता है। और इसमें ये नहीं है कि समवन इज़ राइट एंड द अदर पार्टी इज़ रॉन्ग, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ ओपिनियन। और कई दफ़ा किसी की जो राय होती है, ओपिनियन होता है या स्ट्रैटेजी होती है, वो वर्क करती है इफेक्टिवली, या कई दफ़ा नहीं करती। उसमें बहुत सी दूसरी चीज़ें भी होती हैं। बट पाकिस्तान जैसी कंट्री, ये जो इतनी चीज़ें हैं जिस पर एनालिस्ट बार बार बात करते हैं आप जैसे, और करना भी चाहिए कि जी ये पीएमएलएन को लेके ये जो तमाम इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये कोई फंक्शनिंग डेमोक्रेसी नहीं है, कि यहाँ एक बिल्कुल नज़रिए की कोई कन्फ्यूजन ही ना हो, कि जी एक आपको बिल्कुल इवन प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, और उस इवन प्लेइंग फील्ड में ऑपोजिशन में आप हैं, आप हुकूमत वक्त है, उसकी मईशत के हवाले से पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी है, दूसरे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, और उसको आप ले के और क्रिटिसाइज़ करें और आवाम तक रसाई हासिल करें। सो इट्स नॉट एज सिंपल एज डैट, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है जो ग्राउंड रियलिटी है, और ख़ास तौर पर पीएमएलएन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और मुख्तलिफ भी है। और ये कोई सिलसिला कोई 6-8 महीने का नहीं है, 4 साल से चल रहा है, 4-5 साल से चल रहा है। और उन चैलेंजेस को हमेशा, जब वो इतने सीरियस चैलेंजेस आते हैं, तो उसको लड़ने का या उसको रिएक्ट करने का तरीक़ेकार में हमेशा दो राय हो सकती हैं, और वो दो राय एक ज़ाहिर जज्बात से भरी भी होती है। और मैं इसमें भी ये कहूँ कि प्लीज़ इसमें तफरीक किया करें। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो आवाम है, बिकॉज पीएमएलएन इज़ नथिंग विदाउट इट्स सपोर्टर्स। और सपोर्टर्स, मैं बात करूँ लाखों करोड़ों सपोर्टर्स, उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग राय है, और वो डेवलप हुई है और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती चली गई है पिछले चंद सालों में। उसको हम टोटली इग्नोर करके एक अपनी सियासत नहीं कर सकते। अगर हम वो वाली सियासत करेंगे जो लोगों के बरक्स है, पीएमएलएन के सपोर्टर्स के बरक्स है, तो हम वैसे ही उखड़ जाएंगे। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि बहुत जल्द आपको कुछ ऐसे सर्वेस वगैरह सामने नज़र आएंगे जिसमें आपको पंजाब के मेन शहरों में, लाहौर, गुजरात, ये सारी बातें पता चलेगी। जी, राय आपको जो ये सियालकोट के इलेक्शन से पता चली है, उसका आप क्या आप कह रहे हैं, ये बता दें जरा कि क्या क्या सर्वे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी जी, मैं हैरान कुन जो लोगों का रिएक्शन है, दो चीज़ें। एक तो ये जो पीएमएलएन का सपोर्टर है वो स्ट्रॉन्गली खड़ा हुआ है मियां नवाज शरीफ के नैरेटिव के साथ। ये मैं बिल्कुल दो राय आपके सामने भी आ जाएंगी चीज़ें। तो एक तो ये है कि पीएमएलएन से जब कोई वर्कर एसोसिएट करता है और सपोर्टर एसोसिएट करता है, वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ करता है, वो सख्त बयानिए के साथ करता है कि जी हमें इस मुल्क में, और वो उसको ये ज़ाहिर है वर्कर को क्या लालच है कि हुकूमत आ जाएगी,
वर्कर को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता, एटलीस्ट 99% को तो कुछ भी नहीं मिलता। लीडर्स का तो व्यू पॉइंट हो सकता है कि जी मुझे हुकूमत में आने के लिए सबसे अच्छा तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, बट आम जो पाकिस्तानी है, जो शहर में आप लाहौर की गलियों में, अनारकली में, गुजरांवाला में, पिंडी में जाएंगे, तो फिर ज़ुबैर साहब आप इस बात से मुत्तफिक होंगे कि जो सियालकोट में आप लोग हारे हैं और एक बहुत बड़ा वोट स्विंग हुआ है, उसके अंदर वो धांधली वाली बात के बावजूद जो आप सब लोग कह रहे हैं कि बारिश हो रही थी, ज्यादा लोग कैसे नहीं आए, जो एक उमूमी तौर पे आपकी तनकीद है, लेकिन उसके बावजूद आप क्या ये तज्जिया मानते हैं कि ये इसलिए आपको वहां पे इतना ह्यूज स्विंग का सामना करना पड़ा क्योंकि आपका बयानिया अगर शहबाज शरीफ साहब वाला ही होना है तो एक ऑपोजिशन में प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी से बेहतर लोग जो हैं फिर एक गवर्नमेंट में प्रो ऑपोजिशन पार्टी को वोट देने को तरजीह देंगे, तो यानी कि आप अगर बी टीम बन के सामने आएंगे तो पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ बी टीम। क्या आपका ये ख्याल है जो आप ये सर्विस से सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो ये देखें ना, मैंने कहा कि PMLN अब एक बिल्कुल एक उस मुख्तलिफ जमात बन चुकी है, जैसे मरीम नवाज कहती है ना कि ये वो जमात नहीं है जो आज से 5 साल 6 साल पहले होती थी, ये अब बिल्कुल बदल चुकी है जमात। ये लड़ना भी जानती है, ये अपने हकूक़ हासिल करना भी चाहती है, और वो उन्होंने कोई क्लासरूम में बैठ के सीखा नहीं है, जब दीवार के साथ लगाया तो उनका एक नेचुरल रिएक्शन होता है। और मैं नेचुरल रिएक्शन में सिर्फ लीडरशिप के साथ जो जुल्म और ज़्यादती है वो उसको लेके नहीं चलता, चाहे वो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं। तो जी नहीं ठीक है, लेकिन इशू ये सर कि देखें आपके जो सपोर्टर है, जो कन्वर्टेड है, जो जलसों पे आता है, वो तो एनर्जाइज हो गया, आपकी पार्टी बच गई, टूटी नहीं, क्रेडिट टू मरियम नवाज फॉर दैट। बट जो न्यूट्रल्स हैं, जो 15% होंगे पंजाब के, जो कभी इधर वोट भी दे देते हैं, कभी उधर भी दे देते हैं, मैं कहता हूँ 5% है, वहां पे अभी तक आपकी बात उस तरह पहुंची है क्या? क्योंकि कन्वर्टेड को तो आपने एनर्जाइज कर दिया, आपने अपनी पार्टी बचा ली, अपने इलेक्टेबल्स को जाने से रोक दिया, आपने उन्हें उम्मीद दिखा दी कि आगे फ्यूचर है PML नून का, मरियम नवाज हैं, ये बखूबी आपने किया। लेकिन अब जब बात आती है कुछ इलेक्शन जीतने की तो आगे जाना पड़ता है। एक तो यूनाइटेड पार्टी चाहिए होती है कि लॉजिस्टिकली भी जो हमजा शहबाज का काम है वो भी वो करें, वो घर ना बैठ जाएं। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ न्यूट्रल्स भी होते हैं जो जलसों पे नहीं आते, तो उनको भी आप अपील उसी तरह करें। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, या सियालकोट में जो हार है वो ये दिखाती है चीजें साथ नहीं हो रही अभी तक? देखिए मेरा और ज़्यादातर लोगों का पार्टी में जो तज्जिया, ज़्यादातर लोगों का क्या 100% लोगों का, 2018 में जब हम इलेक्शन में गए थे उससे ज़्यादा ख़राब हालात नहीं हो सकते थे। तमाम चीज़ें हमारे अगेंस्ट थी और भरपूर अंदाज में अगेंस्ट थी। एक कॉन्स्पिरेसी, एक प्लान के तहत, चाहे वो डैम फंड के लिए साकिब निसार साहब ने एक वो मुहिम चलाई थी, वो सिर्फ मुहिम चलाई थी, सिर्फ हमें एम्बेरस करने के लिए चलाई थी, एज इफ कि वी आर रिस्पॉन्सिबल। और जैसे ही वो इलेक्शन ख़त्म हुए आज तक उसके डैम फंड का किसी ने ना सुना है, ना नाम लेता है, ना कोई करता है। और उसमें ऐसी ऐसी कुव्वतें शामिल थी हमारे खिलाफ जो सबके सामने है। कुछ लोग सर उसको डैम फूल फंड। दूसरी चीज़ ये है कि वो पूरे जी इसी तरह से जो एक आपको याद होगा साकिब निसार है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, शेख रशीद के हल्के में एक जगह पहुंच गए थे जहां पड़ा वो दिखा रहे थे, मीडिया ने कवरेज किया कि हालात खराब। ये तो मैं 2 आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बट द एंटायर स्टेट मशीनरी एंटायर वाज अगेंस्ट PMLN। और उसके बावजूद तोड़ फोड़ साउथ ऑफ पंजाब में जो हुआ, बलूचिस्तान में जो हुआ, उसके बावजूद पंजाब में उभर के आई लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। RTS बिठाने के बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स जो मिली वो PMLN को मिली। तो 3 साल की जो इनकी परफॉर्मेंस है, उसके बाद ये अगर एक्सपेक्ट करना कि जी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कि जी महंगाई भी ज़्यादा हो गई, बेरोज़गारी भी, गुर्बत भी, तो उसके बाद अगर लोग उस तरफ कन्वर्ट हो चुके होंगे, तो ऐसा नहीं है। और यही एक वजह है, प्लीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि यही वजह है कि आज तक ये पाकिस्तान की तारीख़ लिखी गई है कि PML क्यों नहीं बनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन नहीं बनी, PPP पैट्रियट्स नहीं बनी, PMLN हार्डली अगर आप कोई इशारा कर सकते हैं कि ये हमारी पार्टी से उखड़ के कहीं और चला गया था, बिकॉज जो ग्राउंड रियलिटी है वो ग्राउंड रियलिटी इतनी मुख्तलिफ है, वो अभी इतनी ओवरवेलमिंगली PMLN के सपोर्ट में है कि कोई टूटता ही नहीं। वही बंदा जो आज तक नहीं गया वो अब टूटने को तैयार है, क्योंकि आप लोगों ने उससे बहुत लड़वा लिया है और उसको अब 2023 में भी हार नजर आ रही है।
क्योंकि आप लोग एक इंतहाई पोजीशन ले रहे हैं उसकी नजर में, और इसीलिए फिर आप लोग शहबाज शरीफ साहब को आगे करके मियां साहब जो हैं वो आजकल छुट्टियों पे शहबाज शरीफ को आगे करके नहीं। एक तो मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब पहले जेल में थे जब पीडीएम की तहरीक शुरू हुई है, तो वो जाहिर है उस वक्त तो हम उनको आगे नहीं कर सकते थे, और फैसला उन्होंने करना है, किसी और ने फैसला नहीं करना। मोहम्मद जुबैर इज द लास्ट पर्सन टू सजेस्ट कि मियां शहबाज शरीफ को क्या करना चाहिए। वो जाहिर है प्रेसिडेंट है पार्टी के, और पार्टी बेनिफिट करती है उनकी जो जद्दोजहद है, उनकी जो डिलीवरी है, उनके जो काम है, उनकी गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हम तो सब जगह फ़ख्र के साथ ये कहते हैं कि एक रिंग रोड लाहौर में बना था और एक रिंग रोड पिंडी में बन रहा है, और फ़र्क जो है सबके सामने। मेरा आपको मशवरा है कि आप उनको उनकी डिलीवरी तक बिठा दें, घर पे अचकन भिजवा दें, उन्हें बोलें ओथ रटवा दें और बोलें वजीर आजम आप ही होंगे, ये काम हमारा है, मरियम नवाज का, उनको करने दें। उनको बिठा दें, उन्हें बोलें वजीर आजम वही हैं, लेकिन वजीर आजम बनने के लिए उनको चाहिए कि मरियम नवाज उनकी कैंपेन चलाएं। वो नहीं होगा तो वो नहीं बनेंगे वजीर आजम। उनको घर बिठा दें कुछ देर, फिर डिलीवरी का टाइम है तो उन्हें अचकन भी डिलीवर करा देंगे, ओथ भी डिलीवर करा देंगे। अच्छा, ये तो खैर आप ज़ाहिर है मजाक में बात कर रहे हैं, बट ऑन सीरियस नोट मजाक नहीं कर रहा मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं अच्छा, जो मैं कह रहा हूं कि वो घर में तो मेरे लिए तो ये सुन ले मेरे लिए तो ये सजेस्ट करना ही मेरा ख्याल है सही बात नहीं है। मैं नेटफ्लिक्स की लिस्ट भी उनको भिजवा दूंगा। प्रेसिडेंट है उनकी पार्टी के, वही नहीं एक तो देखिए मतलब भाई ओथ रख लें और अल्लाह करेगा वो वज़ीर बन जाएंगे अगर उन्होंने ये काम करने दिया नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, जो कि उनका काम नहीं है। जुबैर साहब सॉरी फरमाइए, क्या कह रहे थे आपसे? मैं ये कह रहा था कि देखिए मियां शहबाज शरीफ का जितना तजर्बा है उतनी तो मेरी सियासत नहीं है, तो मियां शहबाज शरीफ को मैं क्या समझा सकता हूँ। मियां शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट पर्सन टू डिफाइन अ रोल फॉर हिमसेल्फ विच इज़ एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। उन्होंने लीड करना है पार्टी को, किस तरह से लीड करना है और किसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मरियम नवाज़ हों या हमजा शहबाज हों या जितने भी लोग हैं, वो जाहिर सी बात है मियां शहबाज शरीफ हैज़ टू लीड देम, और उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो किस तरह से की जा सकती है। मरियम नवाज कांट सिट बैक एट होम, पीएमएलएन ये एक्सपेक्ट करे कि जी पीएमएलएन वो लाइन क्रॉस कर लेगी। पीएम मरियम नवाज सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है पीएमएलएन के लिए इस वक्त पाकिस्तान में, तो जाहिर है शी हैज टू। सही है जी, सुन लेते हैं ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे, तो जुबैर साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हमारे साथ है मोहम्मद जुबैर साहब, पीएमएल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जुबैर साहब, फिर ये अगर ऐसा ही है कि शहबाज शरीफ साहब इतने एम्पावर्ड हैं, तो वो एक इंटरव्यू देते हैं और वो सलीम साफी साहब के साथ बैठ के पूरे घंटे के अंदर बस इल्तिजाएं कर रहे होते हैं कि कोई मेरी सुन ले, कोई मेरी सुन ले, कोई मेरी सुन ले। तो फिर ऐसा क्यों है? वो तो एम्पावर्ड बहुत ज्यादा नहीं लग रहे थे, वो तो काफी मसले में लग रहे थे। अच्छा, ये देखिए हर एक का एक स्टाइल होता है। जितना जो मैं मियां शहबाज शरीफ को जानता हूँ पिछले इतने सालों से, दिस इज़ वॉट ही इज़। ये कभी भी एक होता है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं बाशमूल मेरे, जो अंदर बैठ के बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो पब्लिक में आके फिर नहीं दोहरा सकते, लेकिन मियां शहबाज शरीफ की उसमें पर्सनालिटी में उस तरह से कोई भी तजाद नहीं है। दिस इज़ वॉट ही थिंक्स एंड दिस इज़ वॉट ही बिलीव्स इन। मेरा सवाल ही नहीं था, मेरा सवाल ये था कि उस इंटरव्यू में ऐसा जाहिर हुआ जैसे प्रेसिडेंट आपकी पार्टी के एक टोकन है और वो इल्तिजाएं कर रहे हैं थ्रू अ पब्लिक फोरम कि मेरा भाई मेरी कुछ सुन ले, और उसके बाद जवाब में उनके भाई ने ऐसा लगा कि जवाब दिया तो शहबाज शरीफ कठपुतली हैं, वो ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ कठपुतली हैं, मतलब नहीं, उन्होंने अपने आप को जाहिर इस तरह किया और फिर नवाज शरीफ साहब ने उनका जवाब देके इस ख्याल को और पुख्ता कर दिया। उन्होंने ट्विटर पे जवाब दिया, लगा ऐसे कि वो जवाब दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू का। तो अगर सर आप फिर हमसे कह रहे हैं कि नजरिया एक है, बयान जो वो मंजिल नहीं, रहनुमा चाहिए एमक्यूएम वाली बात है, तो ठीक है सर, हम हजम कर लेंगे। देखिए एक तो आप लोग हमेशा से क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई जमहूरियत नहीं है, कोई अपनी राय नहीं दे सकता। एक तो मैं ये बता दूं कि इवन जो बहुत क्लोज नेट भी मीटिंग्स होती हैं उसमें भी खुल के मियां नवाज शरीफ को लोग अपनी राय देते। इतने सीनियर लोग वहाँ मौजूद हैं, राना तनवीर, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30-30 साल गुजार दिए हैं मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ। तो जाहिर सी बात है वो खुल के बात कर सकते हैं, तो खुल के राय भी देते हैं।
और हमारे यहाँ ये बावजूद इसके आप क्या समझते हैं कि हम ये नहीं कर सकते थे पिछले 1-1.5 महीने में बैठ के अंदर कि यार कोई भी जाके कोई ऐसी बात ना करे कि जिससे ऐसे लगे कि पार्टी के अंदर डिवीजन है, बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एवरीवन इज अलाउड टू एयर ऑब्वियसली विद इन द नॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स के जी आपको आप जूम मीटिंग में करें जुबैर साहब, ये पब्लिक नहीं सर, ये तो है कि राना तनवीर आके कर रहे हैं और खान अब्बासी कर रहे हैं, नहीं भाई तो उनको रिहा करें। आपको खुदा के लिए अच्छा नहीं लगता? प्रेसिडेंट है वो, उनकी बात को आके ऐसे जो है खान अब्बासी साहब ने रद्द किया। ये आपकी राय हो सकती है, मेरा ख्याल है शायद खान अब्बासी हैज टेकन पेन्स टू एक्सप्लेन कि वो क्या कहना चाहते थे और क्या नहीं कहना चाहते थे। देखें, जो लीडर होते हैं ना, ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये मेरे कहने से या आपके कहने से या किसी और के कहने से तो नहीं फैसला होगा कि जी शहबाज शरीफ साहब उनको भी समझ बूझ है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किस तरह से आगे जाना है, और वो टाइम को मद्देनजर रखते हुए 2023 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए वो उस तरह से आगे मूव करेंगे। अब आगे जाहिर सी बात है, वी एक्सपेक्ट के वो जितने भी फैसले होंगे और मियां नवाज शरीफ साहब को इत्मीनान में लेके वो जो भी फैसले करेंगे वो पार्टी के और मियां साहब फैसला क्यों नहीं कर रहे? मियां साहब क्यों नहीं कर रहे फैसला? सर ये मुझे बताओ, कौन सा फैसला क्यों नहीं कर रहे? वो फैसला नहीं कर रहे, फैसला का नैरेटिव है कि मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, देखूंगा क्या हो रहा है। कौन होगा भाई? प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ नहीं है, मान लें, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा, मजाक बन गया उनका, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं उनको आपकी गलत है ना, या तो कौन सी बात उनकी नहीं सुनी जा रही? कौन सी बात उनकी नहीं सुनी जा रही? कौन नहीं सुन रहा? कोई भी बात नहीं सुनी जा रही उनकी, और उन्हें चाहिए वो घर बैठ के लीड करें, अचकन सिलवाएं, ओथ को रखने और बाकी काम करने दें बाकियों को, क्योंकि वो उनकी कोई नहीं सुन रहा। नहीं, मेरा ख्याल है ये आपका तासुर सही नहीं है कि उनकी कोई बात नहीं सुन रही। बहुत बड़ी तादाद में जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, लीडर्स तो ख़ास तौर पर जो उनकी बात सुनते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं। आज भी लाहौर में एक वो जो 14 अगस्त के सिलसिले में साद रफ़ीक साहब भी वहाँ मौजूद थे, दूसरे लीडर्स भी वहाँ मौजूद थे, और वहाँ लाहौर में वैसे भी जिस तरह अयाज सादिक हैं या ये राना तनवीर हैं, ये सारे जो हैं बड़े क्लोज समझे जाते हैं और उनकी जो राय को बहुत अहमियत देते हैं, शहबाज शरीफ साहब की राय को। मैं तो देता हूं, मैं तो शहबाज शरीफ साहब को एक बहुत ही तकरीबन समझता हूं। वैसे पूरे कैंप का आपने जिक्र कर दिया है, जो कि अब थक गया है वोट को इज्जत दिलाने की जद्दोजहद करने से या उसके साथ मुलव्वस होने से। लेकिन ये बात भी सर की जा सकती है कि क्योंकि आप लोग अल्ताफ हुसैन जैसे नहीं हैं और आपके पास नामालूम अफराद नहीं है, लिहाजा आप लोग फिर पार्टी को लंदन से चलाना क्योंकि आपके लिए मुश्किल है, इसलिए पार्टी में इनडिसिप्लिन नजर आ रहा है, इसलिए लोग सामने आके अपनी राय फराम कर रहे हैं इतनी आज़ादी से, क्योंकि पार्टी को ये सीख लिया है नवाज शरीफ साहब ने कि ऐसे मामलात और ऐसे मौक़ों पर लचक देना ज़रूरी होती है सियासतदानों को, कि दे कैन स्पीक देयर माइंड एंड एयर देयर। दूसरी बात ये है कि देखिए जी, हमारा जो हदफ है, एक लोग उस तरह से कंफ्यूज करते हैं कि जी 2023 के इलेक्शन के हवाले से ही हमें तमाम फैसले उसको देखते हुए रखने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि पार्टी 3 दफ़ा पावर में आई है, 3 दफ़ा निकाली गई है। अब उसने बहुत से सबक भी सीखे हैं कि आइंदा अगर हमें हुकूमत मिलती है, जाहिर है हम हुकूमत में आना चाहते हैं। जुबैर साहब डर ये है कि शहबाज शरीफ साहब को तो पावर से कोई नहीं निकालेगा, इसलिए मियाँ साहब का यहाँ कायद होते हुए लीड करना ज़रूरी है, उनको लीडरशिप दिखानी चाहिए इस वक्त, और वो कुछ सख्त फैसले करें। मैं नहीं कह रहा शहबाज शरीफ को प्रेसिडेंसी से हटाना है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो भी आगे रास्ता है सही है, मतलब ठीक है भाई साहब। ये नवाज शरीफ का मेरा ख्याल है जितने पुराने सियासतदान हैं पाकिस्तान में, किसी के पास भी इतना तजर्बा नहीं है, और फैसला साजी के हवाले से भी हमेशा से मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से ये बात लोग कहते हैं कि जी वो फैसला जल्द नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हम महसूस करेंगे कि वो फैसले जब भी करते हैं तो सही वक्त पर करते हैं, उससे पहले वो उस तरह से जज्बातियों के फैसले नहीं करते हैं। 93 में जब निकाले गए थे उस वक्त देख लें, या 99 में जब निकाले गए थे, या 2013 के बाद जो भी चीज़ें हुई, तो अब जाहिर सी बात है इंसान की समझ भी होती है, और इंसान ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम आगे करना क्या चाह रहे हैं, सिर्फ टिपिकल स्टैंडर्ड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं कि जो लेगेसी बने मियाँ नवाज शरीफ की,
क्या मतलब हम सिर्फ इक़्तिदार, बिल्कुल इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, इक़्तिदार में आके ही बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने नैरेटिव की तकमील होगी, लेकिन इक़्तिदार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कितने करने हैं वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं आपको ये फैक्ट बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता 90s में क्या होता था या अर्ली 2000 में क्या होता था, बट आपको भी पता है कि पाकिस्तान की तारीख भरी है कि जहाँ इतने ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं। खुद PMLN ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए, बट आर वी रेडी टू डू दोज कॉम्प्रोमाइज़ नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर? नो, वी आर नॉट रेडी टू डू दोज कॉम्प्रोमाइज़। हमारे फंडामेंटल जो आइडियल्स हैं ये बस आखिरी में ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब की नेविगेशन सिस्टम में लाहौर एयरपोर्ट का रास्ता नहीं है, वजीर आजम हाउस का रास्ता शायद है, लेकिन मसला ये कि जब तक आपके पास लाहौर एयरपोर्ट का रास्ता नहीं है, वजीर आजम का रास्ता आपको नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ के नैरेटिव या उनकी लीडरशिप के अंडर ही कोई PML नून से वजीर आजम बन सकता है, उसकी मुखालफत में नहीं बन सकता। क्या शहबाज शरीफ साहब ये बात समझते हैं? अच्छा, ये आपने एयरपोर्ट का जिक्र किया तो इंशाल्लाह ताला जब भी मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो मरीम नवाज तो है ना, बैठी भी हैं, तो हम एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ से सबक इंसान सीखता है और हम समझते हैं कि अगर हम एयरपोर्ट तक पहुंचते तो उस वक्त हमारी सूरत डिफरेंट होती। सही है। नहीं, इस दफा शहबाज शरीफ साहब को ही नहीं भेजेंगे। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर। एंड सर ये भी हम क्लियर कर दें कि आप बहुत गुंजाइश देते हैं हमारे सवाल और तंज को। इट टेक्स अ लॉट टू बी एबल टू पुट अप विद व्हाट वी डू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे तो ये PTI के हवाले से बात करेंगे और उनकी जमात के क्या रिप्रेजेंटेशंस है पंजाब में, जहां पे ये इस PML नून को रोकने के लिए पुरअज़म है 2023 के। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम इस सेगमेंट में बात करेंगे पंजाब की हुकूमत के हवाले से, जिसके खिलाफ एक बहुत इफेक्टिव प्रोपेगेंडा कैंपेन पहले दिन से चल रही है। और वो इफेक्टिव इसलिए कि उस हुकूमत और उसके सरबराह बिलखुसूस यानी कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब, उनके खिलाफ एस्टैब्लिश्ड वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। रिवायती तौर पे जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर पंजाब समझने वाले PTI के अंदर से सीनियर सियासतदान थे वो भी हैं। जो रिवायती तौर पे PTI के साथी नजर आए हैं बाकी कामों में, वो इन कामों में उनके हरीफ नजर आते हैं क्योंकि बुज़दार साहब की सीट एक टेकेबल एप्पल है। उसके अलावा इंटरनल पुश एंड पुल जो ब्यूरोक्रेसी की है, क्योंकि पंजाब के अंदर एक तरह से ब्यूरोक्रेसी चली है पिछले 3 टर्म्स में शहबाज शरीफ साहब और PML नून के अंडर, वहां पर भी एक इंटरनलाइज फ्रिक्शन है। लिहाजा आप सुनते हैं जैसे बुज़दार साहब आज गए, कल गए, वो शेख रशीद साहब पार्टी की हुकूमत के बारे में और फिर उसके बाद PML नून की हुकूमत के बारे में कहा करते थे कि जी कुर्बानी से पहले कुर्बानी है। वैसे ही लगता है कि जुमे से पहले, हर जुमे से पहले कोई ना कोई हुकूमत के अंदर तब्दीली आने वाली है। बुज़दार साहब का अब जाना ठहर गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अगर आप लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर और लाहौर के बाहर बिलखुसूस अगर आप पंजाब के कामों की बात करें तो ये हुकूमत जिस तरह चलती है, पंजाब हुकूमत उस तरह लगभग चल रही है। बस उसके फ्लैशी किस्म के चीज नहीं है, लेकिन मामला ऐसा नहीं है जो सुनने में आता है। अच्छा, तो इस सब कुछ को डिस्पेल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने बहुत ज्यादा तवातुर से स्पोक्स पर्सन रखे हैं जो कि ठोस तरीके से पंजाब हुकूमत की ऑफिशियल जबान बन सके। तो लेकिन उसको भी एक के बाद एक तब्दील हुए हैं। पहले वजारत इंफॉर्मेशन कलमदान चौहान साहब ने संभाला था, फयाजुल हसन चौहान साहब ने। उसके अलावा कल्चर का भी उनके पास कलमदान था, नॉट मिस्टेकन उस वक्त। उसके बाद वो तुंदो तेज बयान दिया करते थे, वो आउट ऑफ फेवर हुए क्योंकि उन्होंने दो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी। तो उनके बाद जो फिरदौस आशिक गवान साहिबा की बारी आई, अनलेस आई एम मिसिंग समवन, बीच में मेरे ख्याल से शमशान बुखारी साहब भी स्पोक्स पर्सन थे। बहरहाल बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। आखिरकार फिरदौस आशिक गवान साहिबा को वापस से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन स्पोक्स पर्सन CM पंजाब का बनाया गया था, अब उनको हटा दिया गया है और अब उनकी जगह वापस से फयाजुल हसन चौहान साहब को पंजाब हुकूमत की ऑफिशियल जबान बना दिया गया है, लेकिन इस दफा मिनिस्ट्री का कलमदान नहीं दिया है, अनलेस आई एम मिस्टेकन। और ता हुक्म सानी वो इस वक्त पंजाब के ऑफिशियल जबान है। उनका अपना हुक्म अव्वल ये था कि बाकी जितनी भी आधी ऑफिशियल जबानें हैं उनको उन्होंने यकमुश्त काट दिया है और अब कोई भी और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ पंजाब नहीं है सिवाय फयाजुल हसन चौहान साहब के। ये अभी तक उनका पहली कार्रवाई है। हमारे मेहमान हैं आज फयाजुल हसन चौहान साहब, उनसे पहले तो ये कंफर्म कर लेते हैं, फिर जरा सुनते हैं कि ये हुकूमत कितनी जबरदस्त है और 2023 में किस तरह बुज़दार साहब वापस से चीफ मिनिस्टर पंजाब बनेंगे। आप इमरान खान साहब की बातें करते हैं यहाँ पे, तो बुज़दार साहब का भी यही टारगेट होगा। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले तो आप जरा ये समझाएं, ये आपने
दर हकीकत कितने लोगों को फारिग किया है? हम सुन रहे हैं कि 30 लोग अब जो है वो अनऑफिशियल हो गए हैं आपकी वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको तरतीब समझा दूं जो आपकी जुबान पे नहीं आ रही थी कि पहले मैं वज़ीर इत्तलात बना, मेरे बाद सुल्तान बहारी साहब बने, उसके बाद मियां हसन साहब बने, उसके बाद फिर मैं बना, उसके बाद जो शाशिद अवान साहिबा मामले की बनी और अब मैं फिर दोबारा से तर्जुमान पंजाब हुकूमत की हैसियत से मौजूद हूं। एक तो ये तरतीब मैं आपको याद करा। दूसरी चीज ये है कि जब मैं पिछली दफा वज़ीर इत्तलात था, मैंने ही ये चीज जनाब ये तर्जुमान नहीं थे, जो बुनियादी तौर पे एक कमेटी बनाई थी कि जो लोग जो है जिनको हम बकायदा प्रॉपर जिस तक जना इमरान खान साहब एजुकेट किया करते थे जना पिछले 7-8 साल से हमें डेली जना मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, तो मैंने एक कमेटी बनाई थी कि हम बैठ के जना मुख्तलिफ इशूज को डिस्कस करके, तो जिस MNA MPA ने या सूबाई मसीह अहदेदार ने वो जाना है चैनल में, वो तमाम पॉलिसीज को जो है वो जान सके। इन्होंने अपने साथ तर्जुमान लगाना शुरू कर दिया, आप लोगों ने भी तर्जुमान लगाना शुरू कर दिया, चलो ये चीज चलती रही। फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब की कंसेंट से अपने फास्ट होने से पिछले साल नवंबर में फारिग हुआ था, ये अक्टूबर के शुरू में मैंने CM साहब की कंसेंट से ये सारे फारिग कर दिए थे, ये कमेटी रिजॉल्व कर दी, कोई तर्जुमान नहीं था, ये खत्म हो गए थे, ये उस वक्त हुए थे। उसके बाद कोई तर्जुमान नहीं था। अब उसके बाद से लेके अब तक बहुत से कोई 8-10 बंदे थे जो अपनी तरफ से तर्जुमान लिखते रहे, उसके बाद भी, हालांकि तर्जुमान कोई भी नहीं था। मैंने कोई नई चीज नहीं कल नोटिफिकेशन किया, कल मैंने सिर्फ ये नोटिफिकेशन किया है कि अब सिर्फ और सिर्फ तर्जुमान CM साहब का वो मैं मौजूद हूँ, कोई दूसरा तर्जुमान मौजूद नहीं है। ये भी बताते चलें कि इतनी ज्यादा तब्दीलियां जो हैं एक ऐसे ओहदे के लिए जहाँ पे कोई ऐसी बात टेक्निकल समझ नहीं आती कि इतनी तब्दीलियां हो, क्यों होती हैं? आपकी फेडरल कैबिनेट हो, कोई भी कैबिनेट हो, हर जगह तब्दीलियां, लेकिन बुज़दार साहब वहां तब्दीली नहीं हो सकती। देखिए बात यह है कि जो वज़ीर इत्तलात या मामले खसूसी इत्तलात या तर्जुमान, उसका काम होता है हुकूमत की परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करना और हुकूमत की तरफ आने वाले जो पत्थर हैं, जो दशनाम तराजी है अपोजिशन की तरफ से या मीडिया की तरफ से, सर आप बुज़दार साहब को पकड़े परफॉर्मेंस के लिए, वो स्पोक्समैन निकाल दें। मेरी बात तो सुनिए ना, वो अगर कुछ चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत स्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत परफॉर्मेंस नहीं दे रही, हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस दे रही है। आप बुज़दार साहब के ऊपर अगला प्लान पूरे का पूरा दोनों भाई रखेंगे, मैं कंपैरिजन के साथ 4 हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का कंपैरिजन रखूंगा। मैं आपको साबित करूंगा कि हर पोर्टफोलियो, हर डिपार्टमेंट के हवाले से बुज़दार हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार नंबर 1 है, मैं आपको साबित करूंगा। ऊपर वहां अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तर्जुमान अगर या वज़ीर इत्तलात चेंज होता है तो ये इसके अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 30 इश्यूज होते हैं, और ये हमारा नहीं हो रहा। आप बताएं ना, अभी कितनी बड़ी शफल हुई है जनाब, सिंध हुकूमत के अंदर भी शफलिंग होती रहती है, क्यों नहीं होती? कभी मुर्तज़ा वहाब साहब होते हैं, कभी नासिर शाह साहब होते हैं, कभी सईद गनी साहब होते हैं। पिछले 3 सालों में जरा आप उनके तर्जुमानों की और वज़ीर इत्तलात की लिस्ट निकाले ना, तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो इस वजह से ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अब आप किस तरह चैलेंजेस जो आगे हैं आपकी हुकूमत को, उनको किस तरह देखते हैं? PDM से लेके बिलावल भुट्टो साहब की धमकियों से लेके और आगे महंगाई और जो इश्यूज हैं, किस तरह देखते हैं? 2016 में बिलावल जरदारी साहब लॉन्च हुए, उस वक्त से लेके 75 दफा लॉन्चिंग कर चुके हैं आसिफ जरदारी साहब। हर दफा जो है ना वो खुश होते हैं, बड़कों के अलावा, तकरीरों के अलावा, विलन बनने के अलावा, सुल्तान राय बनने के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं पंजाब में तब्दीली, अब ताजा जो दुर्फितनी इन्होंने छोड़ी है वो छोड़ी है जी, पंजाब के अंदर तब्दीली लेके आते हैं। और 10 तो आपके पास MPA है, उनमें से भी सूरत हाल ये है कि 5 चूहे जो घर से निकले करने के लिए 4, 1 चूहे को आगे खांसी, बाकी रह गए 4 के मजदाक। 10 में से 3 जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के साथ कंधे से कंधा मिला चुके हैं। पीछे रह गई नून लीग, नून लीग में से मीम लीग है, शीन लीग है, हेल लीग है, हमजा लीग है, सारे परेशान बैठे हुए हैं। एक क्वारंटाइन हुई है बेगम सफदर अमान साहिबा, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब सर पकड़ के बैठे हैं कि अपनी भतीजी के बयानिए से जान छुड़ाए, तो छुड़ाए कैसे? हमजा शहबाज परेशान बैठा हुआ है। दोस्त आशिक अवान साहिबा की बड़ी इंटरेस्टिंग जो है तरीके होते थे मीडिया को भी इंगेज रखने की और पब्लिक को भी। आप क्या जो है कोई कुश्ती करेंगे, आप कोई बैडमिंटन खेलेंगे, आपका क्या तरीका कार होगा? आप असल में मेरी फेसबुक पर नहीं देखते, मुझे एक चीजें करने की जरूरत नहीं है। मेरी फेसबुक पे अल्लाह पाक के करम से मेरी हर पोस्ट ना 48 घंटों में 1 मिलियन से ऊपर जाती है।
पिछले कई सालों से। क्या बात है। आप अभी मेरी फेसबुक पे चले जाइएगा, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। आप हर 2 महीने बाद 2 दूनी 32 तो 4 दूनी 36 वाला पढ़ा शुरू कर देते हैं, बुजदार साहब जा रहे हैं, बुजदार साहब जा रहे हैं, वो जाते ही नहीं है। क्या समझते हैं चौहान साहब को 1 मिलियन व्यूज, मतलब आप टेलीविजन पे जो नंबर्स लेकिन बुजदार साहब पे इम्पैक्ट क्या होगा अगले इलेक्शन पे? पंजाब में और लाहौर में जो वोटर है वो बुजदार साहब के इन 5 सालों के बाद आपके साथ क्या करेगा? कोरोना वायरस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जनाब कमेंट्स मौजूद है हेयरिंग के। उन्होंने दूसरों सूबों को कहा कि पंजाब से सबक सीखो कि किस तरीके से कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़नी है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, पंजाब के हर शहरी के हाथ में इस साल दिसंबर में 10 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे के पास ये फैसिलिटी हासिल नहीं है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफा गंदम, मकई और गन्ने की पिछले 3 सालों से लगातार किसानों को पूरी कीमत मिल रही है और कोई आउटस्टैंडिंग उनके नहीं है। ये हवाई बात है कि बुजदार साहब बोलते नहीं है, बुजदार साहब को बोलना नहीं आता, बुजदार साहब खामोश है तो जनाब उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म के बज़्म, 5 दिनों 5 बात के बजाय 3 सालों में उन्होंने काम किया है। उन्होंने क्या वो कथक डांस नहीं किया पिछले वजीर आला की तरह, माइकल जैक्सन की तरह डांस नहीं किया। सही है, बहुत 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 शुक्रिया। पंजाब क्या कर रहा है? जाहिर है 60% पाकिस्तान है तो नंबर्स तो सरफहरिस्त ही होंगे, और उन नंबर्स के साथ टैक्स रेवेन्यू भी पाकिस्तान में जितनी भी बुरी हो, रिवायती तौर पे हर साल जो है उसमें इंक्रीज ही आता है। आप डिफिशिएंसी की तरफ नहीं जाते। बहरहाल बातें सारी बड़ी जबरदस्त हैं। उनके फेसबुक पे इस वक्त तक तो कम से कम मिलियन लोगों ने ये बात देख ली होगी। आप लोग भी देख लें, अपनी राय से हमें आगाह कर दें। @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @JFER मेरा ट्विटर हैंडल है, @हैदर10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, और चौहान साहब का ट्विटर हैंडल भी हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। उनके नाम के साथ भी हम शुरू में शो के भी ग्राफिक्स के साथ लगा देंगे। आपकी राय के मुंतजिर रहेंगे। एज ऑलवेज अगली फ्राइडे इंशाल्लाह 7:05 पे आपके सामने एक नए शो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।